ने तुरंत मेरा मुंह अपने हाथ से ढक दिया। वह डर के मारे दरवाजे की तरफ देख रही थी। धीरे से फुसफुसाई, शायद पहाड़ से कोई जंगली सुअर नीचे आ गया है। चुप रहना, कोई आवाज मत करना और बाहर बिल्कुल मत निकलना। उनकी कांपती हुई आवाज सुनकर मेरी भी नींद पूरी तरह उड़ गई। हम दोनों पूरी रात बिना कुछ बोले जागते रहे, बस दरवाजे पर होने वाली उन भयानक टक्करों को सुनते रहे। सुबह होने के बाद जब बाहर पूरी तरह सन्नाटा हो गया, तब जाकर दादी ने हिम्मत करके दरवाजा खोला। उन्होंने मुझसे कहा, तू अंदर ही रहना, मैं बाहर देकर आती हूँ। वह अकेली बाहर चली गई। काफी देर तक वापस नहीं आई। मैं डर के बावजूद उनके पीछे पीछे बाहर निकल गई। दादी मुख्य दरवाजे के सामने खड़ी थी। उनका चेहरा बिल्कुल सफेद पड़ चुका था। मैंने घबराकर पूछा, दादी क्या हुआ? मैं जैसे ही उनके पास पहुंची और दरवाजे की तरफ देखा, मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। हमारे मजबूत लकड़ी के दरवाजे पर गहरे गहरे सैकड़ों निशान बने हुए थे। ऐसा लग रहा था जैसे पूरी रात कई विशाल सुअरों ने एक साथ उस दरवाजे पर जोर जोर से टक्कर मारी हो। दादी ने तुरंत कहा, तू घर के अंदर जा, मैं गांव के प्रधान को बुलाकर लाती हूँ। मैंने डर के मारे उनका हाथ पकड़ लिया। क्यों? किस लिए? दादी बोली, मुझे डर है जो भी था वो आज रात फिर आएगा। प्रधान पूरे गांव के सबसे समझदार आदमी हैं। शायद उन्हें पता हो कि ये सब क्या हो रहा है। उन्होंने मुझे घर के अंदर भेजा और खुद बाहर चली गई। घर में अकेले रहना मेरे लिए और भी डरावना था। मैं सीधे मोती के बाड़े के पास जाकर बैठ गई। पता नहीं क्यों उसके पास रहकर मुझे थोड़ा सुरक्षित महसूस होता था। शायद उसे भी समझ आ गया था कि मैं डरी हुई हूँ। अचानक वह फिर से अपने पिछले दो पैरों पर खड़ा हो गया। इस बार उसने अपने अगले पैर हवा में घुमाने शुरू कर दिए और अजीब अजीब आवाजें निकालने लगा, बिल्कुल ऐसे जैसे कोई इंसान मजाक में नाच रहा हो। उसे देखकर मैं डरने की बजाय हंस पड़ी। उसी समय दादी वापस लौटी, लेकिन इस बार वह अकेली नहीं थी। उनके साथ वही रहस्यमयी बाबा भी थे। मैंने हैरानी से पूछा, दादी आप तो प्रधान को बुलाने गई थी? दादी मेरी आंखों में देखने से बचते हुए बोली, प्रधान घर पर नहीं थे, रास्ते में बाबा मिल गए, इसलिए इन्हें ही साथ ले आई। बाबा बिना कुछ बोले मुख्य दरवाजे के पास गए। वह नीचे झुके अपने नाखून से दरवाजे पर बने निशानों को खुरच कर देखने लगे। कुछ पल चुप रहने के बाद उन्होंने गंभीर आवाज में कहा, ये निशान किसी इंसान के नहीं है, ये एक सुअर के हैं। उनकी बात सुनते ही मैं और दादी दोनों की नजर एक साथ मोती पर गई। वह उसी समय अपने पिछले पैरों पर खड़ा होकर अजीब सा नाच रहा था। बाबा ने उसकी तरफ इशारा करते हुए कहा, जब कोई सुअर इंसान का चेहरा लेने वाला होता है तो सबसे पहले वह इंसानों की तरह चलना, बोलना और उनके हाव भाव की नकल करना शुरू कर देता है। देखो, ये तुम्हारी पोती की हरकतें सीख रहा है। अभी ये उसी की तरह नाच रहा था। अभी कुछ देर पहले मोती मुझे हंसाने के लिए जो हरकतें कर रहा था वह सब दादी और बाबा ने अपनी आंखों से देख लिया था। दादी का चेहरा डर से सफेद पड़ गया। बाबा ने आगे कहा, तुम्हारे बूढ़े पति का गिरना भी कोई हादसा नहीं था। ये जानवर धीरे धीरे तुम्हारे पूरे परिवार की किस्मत और जीवन शक्ति खींच रहा है, इसलिए एक के बाद एक मुसीबतें आ रही हैं। आज सिर्फ पैर टूटा है, लेकिन अगर इसे रोका नहीं गया तो एक दिन तुम्हारे पूरे परिवार की जान चली जाएगी। ये सुनकर दादी पूरी तरह टूट गई। उन्होंने मेरी तरफ देखा, उनके होंठ कांप रहे थे। धीरे से बोली, आर्या। शायद अब उन्होंने बात पूरी नहीं की, लेकिन मैं समझ गई थी कि वो क्या कहना चाहती हैं। मैं तुरंत दौड़कर मोती के गले से लिपट गई। रोते हुए बोली, दादी आपने वादा किया था ना, मोती को कभी नहीं मारोगी। दादी कुछ बोल ही नहीं पा रही थी। बाबा ने सिर हिलाया और कहा, मैंने जो कहना था कह दिया, अब फैसला तुम्हारा है। इतना कहकर वह मुड़ गए। उसी समय दादाजी वापस घर आ गए। राहुल उन्हें अपनी 3 पहिया गाड़ी से छोड़ने आया था। दादाजी की टांग पर प्लास्टर चढ़ा हुआ था। राहुल उन्हें सहारा देकर अंदर ला रहा था। दादाजी की नजर जैसे ही बाबा पर पड़ी, वह कुछ पल तक उन्हें घूरते रहे। उनकी आंखों में पहचान और हैरानी साफ दिखाई दे रही थी। इधर दादी राहुल को पैसे देने लगी। उन्होंने जेब से कुछ नोट निकालकर उसकी तरफ बढ़ाए। राहुल तुरंत पीछे हट गया। अरे चाची, ये क्या कर रही हो? मैं पैसे नहीं लूंगा। लेकिन दादी नहीं मानी। उन्होंने जबरदस्ती पैसे उसकी जेब में डाल दिए। इलाज का खर्चा भी तुमने किया, ऊपर से पूरे दिन भाग दौड़ भी की। ये पैसे तुम्हें रखने ही पड़ेंगे। राहुल शर्माते हुए बोला, चाची इतने पैसे तो खर्च भी नहीं हुए, 200 रुपए से भी कम लगे थे, बाकी आप रख लो। दादी मुस्कुराई, रहने दे, बाकी तेरी मेहनत की मजदूरी समझ ले। राहुल फिर भी मना करता रहा। आखिर दादी ने थोड़ा सख्त होकर कहा, अब ज्यादा बहस मत कर, अगर कभी हमें तेरी जरूरत पड़ी तब मदद कर देना। राहुल ने लंबी सांस ली। ठीक है चाची, कोई भी काम हो तो मुझे जरूर बुलाना। राहुल के जाने के बाद दादी ने दादाजी को पिछले कुछ दिनों में हुई सारी अजीब घटनाएं विस्तार से बताई। मैं पूरे समय मोती के पास बैठी रही। दिल में बस एक ही डर था, कहीं दादाजी अब उसे मारने का फैसला न कर लें। तभी मेरे पीछे से अचानक एक अजीब सी आवाज आई, या। मैं घबरा कर पलटी। मोती का मुंह खुला हुआ था। उसके गले से इंसानों जैसी टूटी फूटी आवाज निकल रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह बोलना सीखने की कोशिश कर रहा हो। मैं डर के मारे चीख पड़ी और उसे दूर भाग गई। दादी कांपती हुई बोली, अब तो मुझे भी लगता है मोती को मार देना चाहिए, ये सब बिल्कुल ठीक नहीं है। दादाजी चुपचाप सिर झुकाए बैठे रहे। वह किसी गहरी सोच में डूबे हुए थे। दादी ने फिर कहा, कुछ तो बोलो, क्या सोच रहे हो? इस बार दादाजी ने अचानक सिर उठाया। उनकी आंखें लाल थीं। उन्होंने धीमी लेकिन ठहरी हुई आवाज में कहा, नहीं, मोती को नहीं मारेंगे। दादी चौंक गई। क्या? लेकिन पहले तो तुम खुद यही कह रहे थे। और देखो, जब से ये सब शुरू हुआ है हमारे साथ कितनी मुसीबतें आ रही हैं। दादाजी कुछ पल चुप रहे, फिर बोले, वो बाबा, शायद मैं उसे पहचानता हूँ। दादी हैरान रह गई। तुम उसे जानते हो? दादाजी ने धीरे से सिर हिलाया। बहुत साल पहले मेरी शादी उसी की बड़ी बहन से होने वाली थी, लेकिन मैं शादी से पहले ही घर छोड़कर भाग गया था। बाद में सुना उसने दुख में नदी में कूदकर अपनी जान दे दी। दादी के पैरों तले जमीन खिसक गई। ये सब क्या कह रहे हो? इतने साल की शादी में उन्होंने पहली बार दादाजी से ये बात सुनी थी। दादाजी ने गहरी सांस ली। उनकी आंखें कहीं दूर अतीत में खो गईं। वह बोले, उन दिनों बहुत गरीबी थी, मेरे माँ बाप
ने मेरे बड़े भाई की शादी कराने के लिए मेरी जबरदस्ती अदला बदली वाली शादी तय कर दी थी। जिस लड़की से मेरी शादी होने वाली थी वह बहुत अच्छी थी, लेकिन उसके चेहरे पर लाल रंग का बड़ा जन्म का निशान था। इसी वजह से कोई उससे शादी नहीं करना चाहता था। मैं जवान था और बहुत घमंडी भी। मुझे लगा कि ऐसी शादी करूंगा तो सारी जिंदगी लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे। शादी से एक रात पहले मैं 2 सूखी रोटियां लेकर घर से भाग गया। शहर जाकर काम सीखने लगा। कई साल बाद जब वापस लौटा तब पता चला कि मेरे भाग जाने की वजह से उस लड़की की बहुत बदनामी हुई। लोगों के तानों से तंग आकर उसने नदी में कूदकर अपनी जान दे दी। कुछ पल कमरे में बिल्कुल सन्नाटा छाया रहा। फिर दादी धीरे से बोली, तो क्या वो बाबा उसी लड़की का छोटा भाई है? दादाजी ने सिर झुका लिया। हाँ, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो वही है। दादी बहुत देर तक कुछ नहीं बोली, फिर धीरे से कहा, लेकिन इसमें पूरी गलती तुम्हारी भी तो नहीं थी। उस जमाने की मजबूरियां ही ऐसी थीं। दादाजी ने गहरी सांस ली और धीमे स्वर में कहा, मुझे अपने फैसले का पछतावा नहीं है, लेकिन उस लड़की के साथ जो हुआ उसका दुख आज भी मन में है। दादी कुछ देर चुप रही, फिर बोली, इतने साल बीत गए, तुम्हें पूरा यकीन है कि वही आदमी है? दादाजी ने बिना एक पल गंवाए सिर हिलाया। हाँ, मैं उसे कभी नहीं भूल सका। उसकी आंखें आज भी बिल्कुल वैसी ही हैं, वही नफरत, वही गुस्सा। मैंने कभी नहीं सोचा था कि इतने साल बाद भी वह बदला लेने के लिए जी रहा होगा। दादी मुझे अंदर बुलाकर कमरे में ले आई। उन्होंने देखा कि मेरा पूरा शरीर डर से कांप रहा था। वह घबराकर बोली, आर्या क्या हुआ? तू इतनी डरी हुई क्यों है? मैंने चुपचाप आंगन की तरफ देखा। मोती अपने बाड़े में बैठा मुझे देखकर धीरे धीरे पूंछ हिला रहा था। दादी को लगा कि मैं अभी भी उसके बारे में परेशान हूँ। उन्होंने मुझे गले लगाते हुए कहा, डर मत, हमने फैसला कर लिया है, अब मोती को कोई नहीं मारेगा। मैं सोच रही थी क्या मुझे उन्हें बताना चाहिए कि कल रात मोती इंसानों की तरह बोलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मैं कुछ कह पाती उससे पहले दादाजी बोले, बहुत रात हो गई है, अब सब सो जाओ। दादी ने भी सिर हिलाया। हाँ, ज्यादा मत सोच, सुबह सब ठीक लगेगा। उन्होंने मुझे बिस्तर पर सुला दिया। अगली सुबह दादी जल्दी उठकर नाश्ता बनाकर खेत चली गई। फसल का मौसम नहीं था, बस थोड़ी बहुत घास साफ करने का काम था। दादाजी की टांग पर प्लास्टर चढ़ा था, इसीलिए वह घर में ही चारपाई पर लेटे थे। मैं उनसे बहुत प्यार करती थी, लेकिन उस दिन पता नहीं क्यों मेरा मन घर के अंदर रुकने का नहीं कर रहा था। मैं एक छोटी सी चौकी उठाकर आंगन में आकर बैठ गई। ध्यान रखा कि मोती के बाड़े से थोड़ी दूरी बनी रहे। तभी घर के बाहर से किसी ने मुझे इशारा किया। मैंने सिर उठाकर देखा। दरवाजे के पास वही बाबा खड़े थे। उनका दुबला पतला हाथ मुझे अपनी तरफ बुला रहा था। उन्होंने धीमी आवाज में कहा, बेटी जरा इधर आना। मैंने उन्हें अनदेखा कर दिया, लेकिन वह बार बार मुझे बुलाते रहे। आखिरकार मैं उठी और दरवाजे तक गई। हाँ, उनसे थोड़ी दूरी बनाकर ही खड़ी रही। मैंने कहा, फिर पानी पीना है? रुको, अभी लाती हूँ। मैं मुड़कर जाने लगी। तभी बाबा ने जल्दी से मुझे रोक लिया। नहीं, आज पानी नहीं चाहिए। उन्होंने अपने पीले दांत दिखाते हुए एक अजीब सी मुस्कान दी। फिर धीरे से बोले, बेटी तू हर समय उस सुअर के साथ रहती है, क्या तुझे कभी उसमें कुछ अजीब नहीं लगा? उनकी बात सुनते ही मेरे दिमाग में पिछली रात का दृश्य कौंध गया। मोती का 2 पैरों पर खड़ा होना और इंसानों की तरह मेरा नाम बोलने की कोशिश करना। मेरा चेहरा एकदम उतर गया। बाबा ने मेरी आंखों का डर पढ़ लिया। वो हल्का सा मुस्कुराए, देखा तुझे भी कुछ न कुछ जरूर पता है। फिर गंभीर होकर बोले, सिर्फ एक जानवर के मुंह में मत पड़, कहीं ऐसा ना हो कि उसी की वजह से तेरे दादा दादी की जान चली जाए। इतना कहकर उन्होंने अपनी झोली से तेल लगे कागज में लिपटी एक छोटी सी पुड़िया निकाली। वह उसे मेरी तरफ बढ़ाते हुए बोले, इससे चुके से उसके खाने में मिला देना, तब उसका असली रूप सबके सामने आ जाएगा। मैं डरते हुए उस पुड़िया को देखने लगी। बाबा ने तुरंत कहा, घबराना मत, इससे वह मरेगा नहीं, बस सच सामने आ जाएगा। उसी समय घर के अंदर से दादाजी की आवाज आई। उन्होंने शायद हमारी बातें सुन ली थी। लाठी का सहारा लेते हुए वह धीरे धीरे बाहर आए और बोले, आर्या दरवाजे पर कौन है? अगर अगला पार्ट देखना है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।